जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। क्रांति यूट्यूब बैच में वापस से आप सभी लोगों का है फिर से स्वागत। तो दोस्तों, क्रांति यूट्यूब बैच के अंदर ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 20। मुझे मालूम है ये आपकी है एक शिकायत कि सर 5 से 6 दिन बाद लेक्चर आपने अपलोड किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कम से कम आपके 2 से ढाई लेक्चर की कसर पूरी कर दूंगा। इतनी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं। और फिलहाल जो हमारा क्रांति यूट्यूब बैच में अभी सेक्शन दोस्तों जो चल रहा है, इस सेक्शन में मैं आपको यूनिट 7 और यूनिट 9 से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूं। तो 7 और 9 ना अपने आप में ही थोड़ी सी पेचीदा यूनिट्स मानी जाती हैं, और उसमें भी हम हर साल देखते हैं कि कम से कम यूनिट 7 से 2 प्रश्न करंट अफेयर के आ जाते हैं। यूनिट 9 के कंटेंट से भी 2 प्रश्न कम से कम करंट अफेयर से संबंधित आ जाते हैं। तो उसको ढूंढने में और एक सही कंटेंट बनाने में थोड़ा सा समय खर्च हो जाता है, बिकॉज कंटेंट भी मुझे ही बनाना है, आपकी स्लाइड्स भी मुझे ही बनानी है, उसमें थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी मुझे ही करनी होती है, लेक्चर रिकॉर्ड भी मुझे करना होता है। उसी दौरान ऐप पर डेली लेक्चर्स जाते हैं, जो हमारा मेंस का कोर्स है ऑनलाइन उसमें डेली लेक्चर्स जाते हैं, ऑफलाइन में लेक्चर्स डेली डिलीवर होते हैं। तो कभी कभी इस वजह से, और ऊपर से जो अभी टॉपिक चल रहा है वो थोड़ा सा कंटेंट बनाने में मुझे समय लगता है। और इससे पहले जब हमारी क्रांति यूट्यूब बैच में मैं मध्य प्रदेश का जो रीसेंट बजट आपको पढ़ा रहा था, तो उसके लगातार मैंने 5-6 लेक्चर्स एक एक 1.5 घंटे के लगातार रिकॉर्ड करे थे, क्योंकि उसमें कंटेंट प्रिपरेशन में मुझे समय लगता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सरकार ने बजट दिया हुआ है, मुझे बस आपको वो समझाना होता था। तो जैसे ही जो आपका यूनिट 7 और 9 से संबंधित जो पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स है, मुझे लगता है कि मुझे ये 5वीं वीडियो है इस टॉपिक से संबंधित। यूनिट 7 और 9 की करंट अफेयर से संबंधित ये 5वां पार्ट है। मुझे ऐसे लगभग आप मान के चलो 4 से 5 पार्ट और बनाने पड़ेंगे, और जैसे मैं 4 से 5 पार्ट और बना दूंगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो करंट अफेयर्स की समस्या है वो आपकी हो जाएगी समाप्त। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा और काफ़ी सारी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगी आपकी इसमें। अगर आप आज के 5वें लेक्चर तक भी जोड़ लोगे ना, तो कम से कम कुछ नहीं करके तो आपकी 60 से 70 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 70 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी जो है कंप्लीट हो रही हैं इस लेक्चर के एंड में। तो जब हम अपना ये पूरा ये जो सीरीज है इसको कंप्लीट करेंगे, तो अप्रॉक्स 100 से 150 करंट अफेयर्स केवल साइंस एंड टेक की आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज मैं आपको और वापस से याद दिला दूं कि मैं आपको क्रांति यूट्यूब बैच में जो पढ़ाता हूं ये सब कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट है, याद रखिएगा। मैंने जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी वीडियो में 2025 को क्रैक करने के लिए जो बुक लिस्ट बताई है वो आपको प्रतिदिन करनी है, प्रतिदिन पढ़नी है। आपको प्रीलिम्स के लिए किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो बुक लिस्ट फॉलो करो, आराम से आपका जो है प्री क्रैक होगा। और ये केवल एक्स्ट्रा मेहनत है, तो इसको एक एक्स्ट्रा मेहनत के लिए ही उतना ही इसको जो है आप कंसिडर किया करिए। ओके, चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस कार्यक्रम को। और सबसे पहली खबर निकाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या है। जो खबर हमारे पास उपलब्ध है, तो क्या कहा जा रहा है कि पुणे का जो कमांड हॉस्पिटल है उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गए हैं इंडिया में टू अक्वायर एंड परफॉर्म सक्सेसफुल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट। अब सुन के घबराना मत, टेंशन मत देना कि सर ये क्या आपने फटाफट फटाफट बोल दिया। अब सुनो, देखो, आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं, आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं, आर्मी क्या पूरी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ऐसे ही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है कमांड हॉस्पिटल पुणे। कमांड हॉस्पिटल पुणे। अब कमांड हॉस्पिटल करके तो और भी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन क्या रहती है, कमांड्स रहती है, नॉर्थ कमांड, साउथ कमांड, अलग अलग इलाके को संभालते हैं। तो ये जो पुणे का कमांड हॉस्पिटल है ना, ये जो पुणे का कमांड हॉस्पिटल है ये साउथ वाली कमांड को संभालता है। ठीक है, साउथ वाली कमांड को। ये खैर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कमांड हॉस्पिटल पुणे का चर्चा में रहा क्योंकि जो लोग प्रॉपर सुन नहीं पाते हैं,
तो उनके कान में ऊपर की तरफ एक डिवाइस फिट किया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। तो ऑपरेशन करके उस डिवाइस को अंदर फिट किया जाता है, बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन है, काफी पेचीदा ऑपरेशन है, और फिर उसको प्रॉपर क्लोज किया जाता है। तो बाहर से कोई डिवाइस लगा हुआ दिखेगा नहीं, अंदर ही डिवाइस फिट हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से जो चीजें हैं वो सुनाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किया गया और सक्सेसफुल तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ठीक है, तो ये किसने दिया था? कमांड हॉस्पिटल पुणे ने जो है इसको किया, और ये भारत का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पर इस तरह की सर्जरी को अंजाम दिया गया है। इसलिए खबर काफी ज्यादा दोस्तों जरूरी है। मैंने यहां पर देखो आपको पहले ही बता दिया था कि जो कमांड हॉस्पिटल है पुणे वाला, ये कौन सी कमांड संभालता है? ये साउथ की कमांड, सदर्न कमांड संभालता है। और दोस्तों एक ट्रॉफी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रक्षा मंत्री ट्रॉफी। ये रक्षा मंत्री ट्रॉफी कौन देते हैं? तो ये रक्षा मंत्री ट्रॉफी दी जाती है AFMS के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। अब यहां पर जो आर्म्ड फोर्स शब्द है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप आर्मी मत समझ लीजिएगा। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस यानी कि AFMS, तो ये एक तरीके की चिकित्सा सेवा है, मेडिकल सेवा है, जो कि आर्मी प्लस आपकी नेवी और प्लस आपकी एयरफोर्स, तीनों का कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज है। इनके हॉस्पिटल्स हैं तीनों ही सेनाओं के। तो ये कंबाइन करके ना इन्होंने एक ट्रॉफी चलाई थी जिसका नाम क्या था? रक्षा मंत्री ट्रॉफी। तो सारी सेनाओं के जितने भी अस्पताल भारत में चलते हैं, उन सभी सेना अस्पतालों में से जो सबसे बेहतरीन काम करेगा, ये रक्षा मंत्री ट्रॉफी उसको दी जाएगी। तो रक्षा मंत्री ट्रॉफी इंडिया के सारे हॉस्पिटल्स पे लागू नहीं होती। इंडिया के सिर्फ जो सेना वाले जो अस्पताल होते हैं, आर्मी हॉस्पिटल है, नेवी हॉस्पिटल है, एयरफोर्स वालों के हॉस्पिटल होते हैं, तो सेना के जो अस्पताल हैं जहां पर जो सैनिक हैं उनके जो परिवार हैं उनको भी ट्रीटमेंट मिलता है, तो इन सारे हॉस्पिटल्स में से जो हॉस्पिटल सबसे अच्छा काम करेगा उसको ये ट्रॉफी दी जाएगी, रक्षा मंत्री ट्रॉफी। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा एनकरेजमेंट भी देता है हॉस्पिटल्स को, थोड़ा प्रोत्साहन भी देता है हॉस्पिटल्स को कि वो बेहतर से बेहतर काम करें। और कमांड हॉस्पिटल पुणे ने ऑलरेडी बेहतर काम करके दिखा दिया है और भारत का सबसे पहला सरकारी अस्पताल बन गया है इस प्रकार का ऑपरेशन करने वाला, कि बिल्कुल कान के ऊपर ऑपरेशन करके मशीन फिट कर दी कि जिसको सुनाई नहीं देता उसको भी सुनाई देने लगेगा। ओके दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस यानी कि AFMS के द्वारा शुरू किया गया रक्षा मंत्री ट्रॉफी ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? यानी कि रक्षा मंत्री ट्रॉफी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको दोस्तों बताना है। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हमको क्या खबर देखने को मिलती है? रशिया ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है, रॉकेट लॉन्च का टेस्ट किया है, और रॉकेट का नाम क्या है? अंगारा A5। यहां पर ये रॉकेट का चित्र भी लगा हुआ है। दोस्तों मुझे खास इसीलिए लगा क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया ना अंगारा A5, तो चूंकि इसका नाम ही इस प्रकार का है कि ऑप्शंस में मान के चलिए ये कुछ ऑप्शंस आ गए अगर यहां पर, ठीक है, इसमें हमको एक ऑप्शन मिल गया रशिया, हमको इसमें एक ऑप्शन मिल गया चाइना, हमको इसमें एक ऑप्शन मिल गया इंडिया, और हमको एक ऑप्शन इसमें मिल गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, चाइना वालों के तो सारे चीनी चाइनी टाइप के से नाम होते हैं, और रशिया वाला कभी अंगारा शब्द तो यूज करेगा नहीं, हिंदी टाइप का शब्द है। तो व्यक्ति या तो इंडिया में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि इंडिया में ही शब्द यूज होता है अंगारा और पाकिस्तान में यूज हो सकता है, तो सी और डी में फंस जाएगा। कोई अंदाजा भी नहीं लगाएगा कि अंगारा A5 जो रॉकेट लॉन्च हुआ है ये मतलब मिसाइल नहीं है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, सैटेलाइट वगैरह को जो ऊपर लेके जाता है, एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस रॉकेट है। तो इसकी जो सक्सेसफुल टेस्टिंग अभी रशिया ने करी है, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा एमसीक्यू में वो क्या बनेगा? रशिया। तो रॉकेट का नाम याद रखिएगा अंगारा A5। ये यूनिट 7 के नजरिए से, यूनिट 7 में जो डिफेंस वगैरह का क्वेश्चन आ जाते हैं वहां के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अंगारा A5 कौन से देश का रॉकेट है? स्पेस रॉकेट। तो ये रूस का यानी कि रशिया का स्पेस रॉकेट है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने एक मिसाइल का नाम सुना होगा,
एक मिसाइल का आपने नाम सुना होगा, सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, ये नाम है इसका ब्रह्मोस। बेहतरीन इंडिया के द्वारा बनाई गई स्वदेशी मिसाइल है ब्रह्मोस। और क्या तो देखने में लगती है, और क्या तो इसकी खूबी है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना दोस्तों, अगर कोई आतंकवादी किसी पहाड़ में छुप के बैठा है और हमको उस पहाड़ की सही लोकेशन पता भी है कि एग्जैक्टली कहां छुप के बैठा है, परंतु अगर हम मिसाइल फेंकेंगे तो मिसाइल उतनी एक्यूरेट नहीं होती कि बिल्कुल सटीक उस जगह पे जाके गिरे। हो सकता है वो आसपास थोड़ी सी भी गिर सकती है, तो पूरे पहाड़ में काफी ज्यादा नुकसान आ सकता है। और हम चाहते हैं कि पहाड़ के केवल उस इलाके पे वो अटैक करे जहां पर आतंकवादी छुप के बैठे हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ज्यादा सटीक है कि अगर एक पिन पॉइंट पर भी अटैक करना होगा तो वहीं पर जाके मारेगी, आसपास कुछ नुकसान नहीं करती। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। आगे लिखा हुआ सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब जो ध्वनि यानी कि साउंड की स्पीड से भी तेज चले, वो सुपरसोनिक कहलाता है दोस्तों। तो इंडिया की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, आज तक इंडिया ने अपनी ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट नहीं किया था, निर्यात नहीं किया था, दूसरे देशों को बेची नहीं थी। लेकिन पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। तो किसे किया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट है वो किया है फिलीपींस को। जी हां, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला जो हमारा पहला कस्टमर बना है दोस्तों, वो है फिलीपींस। अक्सर इंडिया जो हथियार है वो दूसरे देशों से खरीदता है। कभी अमेरिका से हम खरीद रहे हैं, कभी फ्रांस से हम खरीद रहे हैं, कभी रूस से हम खरीद रहे हैं। AK-47, इंडिया में जितनी भी AK-47 है उसमें काफ़ी सारी हमने AK-47, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, AK-47 एक रशियन गन है। तो हम ज़्यादातर दूसरों से खरीद रहे हैं। लेकिन ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो हमें बहुत गर्व से भर देती है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्कुल स्क्रैच से हमने बनाया है। और जब हम अपनी बनाई हुई किसी चीज को बेचते हैं, गर्व के साथ बेचते हैं, तो ये हमको मुनाफा और प्लस डिफेंस मार्केट में हमारी धाक भी जमाता है। तो आने वाले समय में हमारी आशा कि ब्रह्मोस मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों को बेचा जाए, ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया जाए। ओके, तो फिलीपींस फिलीपींस हमारा सबसे पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बना है, यानी कि सबसे पहला खरीदार बना है फिलीपींस, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। फिलीपींस आ सकता है, आपका ताइवान आ सकता है, आपका म्यांमार आ सकता है, आपका नेपाल आ सकता है। तो नेपाल सुनते भी लोग भावुक हो जाते हैं, म्यांमार सुनते भी लोग भावुक हो जाते हैं, तो हो सकता है कि फिलीपींस तक ना पहुंच पाए। तो फिलीपींस को दोस्तों जो है आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या खबर है हमारे पास, आइए दोस्तों देख लेते हैं। जो अगली खबर है वो क्या कहती है हमसे, अगली खबर कहती है यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर अनवील्स इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश्ड बाय आईआईटी मद्रास। क्या मतलब है इसका, आओ चलो देखो। पहले तो प्लेटफॉर्म का नाम याद कर लो, प्लेटफॉर्म क्या है। देखिए, इंडिया में दिन प्रतिदिन काफी सारे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन ये सारे स्टार्टअप्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, एक कॉमन मंच इनके पास होना जरूरी है। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसी डिजिटल वेबसाइट्स होना जरूरी है इंडिया के स्टार्टअप्स के पास, जहां पर वर्तमान में जो स्टार्टअप शुरू हो गए हैं और प्लस जो शुरू होने वाले हैं, उन सभी को वहां पर अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं मिल पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पैसा। और पैसा कौन लगाता है, इन्वेस्टर्स लगाते हैं। तो अगर हम आज की डेट में एक वेबसाइट बना दें, उस वेबसाइट पे इंडिया के और इंटरनेशनल लेवल के सारे इन्वेस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो हम वहां पर अपने स्टार्टअप का आइडिया दिखा के वहां पर इन्वेस्टर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने आइडिया से उनको कन्विंस कर सकते हैं कि जी हाँ, हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है, और वो हमारे प्रोडक्ट में फिर अपना पैसा लगा सकते हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। तो सोचो कितनी आसानी हो जाएगी, कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि एक ही प्लेटफॉर्म में सारे लोग कनेक्टेड हैं, स्टार्टअप के मालिक भी और उन स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वाले भी। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये अब मुमकिन है। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है
इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर यानी कि जो निवेशक हैं उनकी सूचना होगी इस प्लेटफॉर्म पर, इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म। ओके, और ये जो दोस्तों प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है? तो आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने एक तरीके से भारत के सभी स्टार्टअप्स के लिए एक सोल्यूशन निकाल दिया है। सबका एक, मतलब ये समझ लो इंडिया में जितने भी स्टार्टअप है ना, उन सभी का एक कॉमन टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, ताकि भैया सारे लोग उसी पे कनेक्ट हो जाओ, सारा माल उस पर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो लिखा हुआ है एक शब्द कि स्टार्टअप्स के लिए एक वातावरण सेट कर दिया है, स्टार्टअप के लिए एक इकोसिस्टम सेट कर दिया है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का नाम एक बार को भले याद रहे या नहीं, तो वैसे तो याद रहना चाहिए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बनाया किसने है? तो आईआईटी मद्रास। इसको जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, उसके बाद आगे चलें। आगे कौन सी खबर है अपने पास? तो आगे खबर क्या कहता है? बहुत शानदार खबर है दोस्तों। इंडिया ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट बना दिया है। सेप्टिक टैंक समझते हो आप? सेप्टिक टैंक क्या होता है? तो देखो, सेप्टिक टैंक बेसिकली जो शहरों में जो मेन होल होते हैं, जहां पर कई सारे मोहल्लों के गटर कनेक्ट होते हैं, तो वो चेंबर होता है। तो उसमें वरना क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं उनको उतारना पड़ता है उन चेंबर होलों में। कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वहां पर कई प्रकार के जहरीले पदार्थ होते हैं। क्योंकि इतनी जगह से कचरा आ रहा, तो सोचिए उसमें कितना जहर बन जाता होगा। कीचड़ होती है, सांस लेने की कोई जगह नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती, तो बहुत ज्यादा वो इनह्यूमन, बहुत ही अमानवीय कार्य है। तो इसी चीज को लगातार लेके पिछले 2-3 साल से लगातार द हिंदू में भी काफी बार स्कैवेंजिंग कहते हैं इसको, मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं अंग्रेजी में, तो काफी बार इस पर चर्चा, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स वगैरह आते रहते हैं कि ये भाई ये क्या है, इसको बंद करवाना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और इस प्रकार की अमानवीय हरकतों को बंद करने के लिए, अगर ये मेन होल, अगर ये चैम्बर होल, अगर ये गटर एक रोबोट साफ कर दे, तो सारा काम खत्म हो जाएगा, सारा काम सॉल्व हो जाएगा, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो भारत में सबसे पहली बार सेप्टिक टैंक, उसी को कहते हैं वो गटर चेंबर होल को, तो सेप्टिक टैंक को साफ करने वाला रोबोट बना दिया गया है दोस्तों। इस रोबोट का नाम क्या रखा गया है, पहले तो ये जानना जरूरी है। रोबोट का नाम रखा गया है होमोसैप एटम। ये किसका नाम है दोस्तों? ये किसका नाम है? ये रोबोट का नाम है। किसका नाम है ये? तो ये दोस्तों रोबोट का नाम है। किसका नाम है? तो ये रोबोट का नाम है। और इस रोबोट को तैयार किसने किया है? तो इस रोबोट को जो तैयार किया है वो सोलीनास नाम का एक स्टार्टअप है। किसने तैयार किया है? सोलीनास नाम का स्टार्टअप है। ओके, तो रोबोट का नाम है होमोसैप एटम और स्टार्टअप का नाम क्या है? सोलीनास। और मुझे पता है कि आप सभी इस रोबोट की शक्ल देखना चाहते हो। तो जैसी शक्ल आप समझ रहे हो कि इंसान जैसा रोबोट होगा, वो गटर में घुस के उसकी सफाई कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोबोट कुछ इस प्रकार का है। अब आप जिससे पहले कि हंसो और इसका मजाक बनाओ, तो रुक जाओ। भले ही आगे एक गाड़ी लगी हुई है, भले ही आगे एक बोलेरो गाड़ी लगी हुई है, पर उस पे मत जाइए, वो तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। ये यहां पर सारा कचरा कलेक्ट होगा। और बेसिकली दोस्तों रोबोट ये है, ये सेक्शन। तो आपको जितना ये आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। स्टार्टअप की काफी मेहनत इन्वेस्ट हुई है इसके पीछे, और इंसानों को उस गटर में, चेंबर होल में उतारने से काफी बेहतर है कि अब इस होमोसैप एटम नाम के रोबोट का यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहां से मैं आपको 3-4 जो करंट अफेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पढ़ाऊंगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रश्न है, जो टॉपिक है, वो कौन से यूनिट में कवर होता है, 7 में या 9 में? 9 में। ओके, चलो देखो क्या खबर कहता है दोस्तों। गूगल की ही एक और कंपनी है डीप माइंड। वैसे तो जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट एक पेरेंट कंपनी है, मैं आपको पहले भी इसी सीरीज में बता चुका हूं। अल्फाबेट एक पेरेंट कंपनी है, तो अल्फाबेट की ही अंदर एक कंपनी आती है गूगल, और अल्फाबेट की ही एक और कंपनी है गूगल डीप माइंड। क्या है? गूगल डीप माइंड। तो इसका नाम आगे गूगल लगा हुआ है और फिर लगा हुआ है डीप माइंड। तो जो गूगल डीप माइंड है ना, ये जो कंपनी बनाई है गूगल, ये जो कंपनी बनाई है अल्फाबेट वालों ने, तो अल्फाबेट को आप गूगल ही बोल दो, क्योंकि गूगल जो है वो सब अल्फाबेट का ही है। तो अल्फाबेट कंपनी ने ये जो गूगल डीप माइंड बनाया है,
तो इस कंपनी का काम ही यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में रिसर्च करना, खत्म। क्योंकि गूगल कंपनी वालों के पास तो बहुत कुछ है संभालने को। गूगल कंपनी वालों को जीमेल भी संभालना है, गूगल कंपनी वालों को यूट्यूब भी संभालना है, गूगल कंपनी वालों को बथेरी चीजें संभालनी है, अपना ब्राउजर संभालना है, बहुत कुछ संभालना है। बट एक ऐसी कंपनी अगर बना दी जाए जिसका काम केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही रिसर्च करना है, जैसे दोस्तों एक कंपनी है ओपन एआई, जिसका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, है ना। तो कंपनी का नाम क्या है? ओपन एआई। वैसे तो इसमें काफी सारे ओनर्स हैं, लेकिन सबसे फेमस ओनर जो ओपन एआई कंपनी के हैं वो हैं इलॉन मस्क, जिनको बच्चा बच्चा भी जानता है आज की डेट में। तो ओपन एआई एक कंपनी है, इसका गूगल से तो कोई लेना देना है नहीं। तो गूगल वाले भी चाहते हैं कि जैसे ओपन एआई कंपनी है, इस कंपनी का पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये है एआई पे काम करना, भविष्य में एआई को कैसे एस्टेब्लिश करना है, पैसा कमाना। तो ऐसे ही गूगल वालों ने अपनी एक कंपनी लॉन्च कर दी, उसका नाम क्या है? गूगल डीप माइंड। ठीक है, अब सुनो। अब गूगल डीप माइंड वालों ने क्या किया है कि एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जिसका नाम क्या है? जेनी। क्या नाम है? जेनी। ओ जेनी 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 जेनी, ओ जेनी 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 जेनी। अगर आपने वो मूवी देखी है कटरीना कैफ की और रणबीर कपूर की थी यार, अरे यार अजब प्रेम की गजब कहानी, तो उसमें रणबीर कपूर बोलता है जेनी 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 जेनी, कटरीना कैफ का नाम होता है उसमें जेनी। तो जेनी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने बना दिया है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है ना। और ये मात्र टेक्स्ट को देखकर और इमेज को देखकर वीडियो गेम्स बना देता है। ये टेक्स्ट को देखकर और इमेज को देखकर, मात्र टेक्स्ट और इमेज को देखकर वहां से वीडियो गेम्स क्रिएट कर देता है स्मॉल लेवल पर। ठीक है, तो इसलिए काफी स्मार्ट एआई है। या नाम याद रखिएगा इसका, जेनी। वैसे तो नाम इसका जीनी होना चाहिए, जिनी मतलब जिंद वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूट सा जीनी बना हुआ है। ओके, चलिए आगे देखें। तो ये जीनी याद रखिएगा। तो जीनी किसने बनाया है? गूगल डीप माइंड कंपनी ने। अब ऐसे ही दोस्तों गूगल कंपनी ने एक और एआई बनाया है जिसका नाम क्या है? ल्यूमियर। क्या नाम है इसका? लूमियर। लूमियर नाम है इसका, लूमियर। ठीक है, अब ये जो लूमियर है ये भी किसने बनाया है? ये गूगल का प्रोडक्ट है। जो अभी पीछे जीनी पढ़ रहे थे वो गूगल डीप माइंड का है तो अलग अलग। तो ये गूगल का है, कौन सा? लूमियर। तो लूमियर ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा, और ये बेसिकली क्या करता है? ये 5-5 सेकंड की वीडियो बनाता है। 5 सेकंड की वीडियो का के लिए बनाता है? टेक्स्ट को देखकर। आप जो भी टेक्स्ट इसको दोगे, जो भी टेक्स्ट आप इसको लिख के दे दोगे, मान के चलो आपने इसको लिख के दे दिया फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स से संबंधित 5 सेकंड की एक वीडियो तैयार कर देगा। तो ये कैसा एआई हो गया? लूमियर। किसने बनाया? गूगल ने। ओके, खासियत क्या है? 5 सेकंड की वीडियो बनाता है टेक्स्ट के माध्यम से। तो जीनी हमने देख लिया, लूमियर हमने देख लिया। ऐसे ही दोस्तों एक और ये खबर आ गई, जो चैट जीपीटी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया चैट जीपीटी किसका प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? ओपन एआई। चैट जीपीटी भी एक एआई आधारित सॉफ्टवेयर है। तो चैट जीपीटी जो है ना, चैट जीपीटी बनाने वाली जो ओपन एआई कंपनी है, तो ये ओपन एआई कंपनी ने अपना भी, भैया गूगल वाले इतना लॉन्च कर रहे हैं, कभी जीनी लॉन्च कर रहे हैं, कभी लूमियर लॉन्च कर रहे हैं, तो ओपन एआई वालों ने क्या कहा कि भैया एआई के जगत में चैट जीपीटी हम ही लाए थे, लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने ही बताया। तो अब गूगल वाले कभी जीनी निकाल रहे हैं, कभी लूमियर निकाल रहे हैं, तो भैया हम कैसे पीछे रह जाएं। तो इन्होंने भी अपना, खैर ओपन एआई ने तो पहले ही निकाल दिया था, तो ओपन एआई ने अपना एक और एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर निकाला। इसका नाम क्या है? सोरा। क्या नाम है इसका? सोरा। और ये जो सोरा है ना, सोरा, ये बिल्कुल जो गूगल का लूमियर है बिल्कुल वैसी काम करता है। ये भी सोरा, ये क्या करता है? सोरा क्या करता है? सोरा भी टेक्स्ट का यूज करता है। किसका यूज करता है? ये भी टेक्स्ट का यूज करता है, और टेक्स्ट को काय में कन्वर्ट कर देता है? 1 मिनट की वीडियो में। तुम इसको कुछ भी लिख के दोगे, उससे संबंधित ये 1 मिनट की वीडियो बना के दे देगा। हालांकि क्या ही करोगे आप उस 1 मिनट की वीडियो का, बट ठीक है, अभी तो शुरुआत है एआई की फील्ड में। आज से 10 साल बाद देखना आप क्या हाल होगा एआई का, फट फट चीजें चलेंगी। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, अब देखो
तो सोरा याद कर लोगे। सोरा किसका एआई है? गूगल का, गूगल डीप माइंड का, या ओपन एआई का? ओपन एआई का। क्या सोरा भी लूमियर की तरह काम करता है? जी हां। लूमियर कितने सेकंड की वीडियो बनाता है टेक्स्ट को देख के? 5 सेकंड की। और सोरा कितने मिनट की वीडियो बनाता है? 1 मिनट की बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग याद रख पाएंगे यहां पर। सोरा वैसे एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है स्काई। जापानी भाषा में सोरा का अर्थ क्या होता है? स्काई, यानी कि आकाश। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े 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 बढ़े। अब क्या खबर है हमारे सामने? अब हमारे सामने दोस्तों खबर है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो ने मिलकर, किस किस ने मिलकर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है जिसका नाम है दोस्तों सखी। क्या नाम है? सखी। और ये ऐप क्यों तैयार किया है? ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स, जो लोग गगनयान मिशन के तहत स्पेस में जाएंगे, गगनयान मिशन के बारे में भी मैंने आपको इसी सीरीज में पहले पढ़ाया हुआ है। तो सीरीज देखो तो भैया सीक्वेंस में देखो, और सीरीज देख रहे हो तो मैंने पहले भी कहा है कि यार इसका ना एक रजिस्टर बना लो अलग से। काय का? क्रांति यूट्यूब बैच का। लास्ट में काम आएगा ये अलग से, क्योंकि सब एक्स्ट्रा माल है। पीडीएफ वीडीएफ के पीछे मत भागना इसकी, ठीक है। तो गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन के तहत जो इंडिया के लोग हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है। और ये 2025 तक जो है इसको प्लान किया जा रहा है गगनयान मिशन को। तो अब वहां पर जो लोग भेजे जाएंगे गगनयान मिशन में, तो उनकी मदद के लिए कोई ऐप वगैरह भी तो होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी तो साहब होना चाहिए ना। तो उनके लिए जो है एक ऐप तैयार किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? सखी। अब ये जो सखी ऐप है ये करेगा क्या? तो हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे गगनयान मिशन के तहत, ये उनकी हेल्थ की चेक करेगा, उनके हेल्थ को बताएगा, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये सखी ऐप क्या करेगा? ये सखी ऐप जो है कम्युनिकेशन करवाएगा, संचार करवाएगा। किस किस के बीच में? जो हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे उनके बीच में, और जो हमारी जमीन पर इंडिया में जो स्टेशन में जो लोग बैठे हैं उनके बीच में, ठीक है। तो सखी ऐप बहुत काम की चीज है। जो लोग ऊपर जा रहे हैं स्पेस में उनकी हेल्थ पर भी निगरानी रख रहा है, और प्लस उनका संपर्क अर्थ पर बैठे, इंडिया में बैठे जो स्टेशंस हैं वहां के लोगों से भी करवा रहा है ना। अच्छा, उसके बाद जो सखी ऐप है ये स्पेस में मौजूद जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको टाइम टू टाइम उनके काम के बारे में ध्यान दिलवाएगा। उनको कब खाना खा लेना है, कब उनको पानी पी लेना है, कब उनको नींद ले लेनी है, क्योंकि स्पेस में जाते ही कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए सखी ऐप उनको बिल्कुल एक सखी की तरह, एक दोस्त की तरह बार बार रिमाइंड करेगा कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ठीक है। तो बहुत शानदार किस्म का दोस्तों जो है ये ऐप है सखी ऐप। तो इसको जो है आप समझिएगा और याद करिएगा, ठीक है। चलो भैया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद दोस्तों अगली खबर जो है हमको क्या देखने को मिल रही है? अगली खबर हमको देखने को मिल रही है, ये जो खबर है वो यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन समझते हैं आप? यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा महाद्वीप है। तो उसमें जितने भी देश हैं उन सब का एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, हिंदी में कहते हैं यूरोपियन संघ। इसमें टोटल कितने देश हैं दोस्तों? तो यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 देश आते हैं। कितने आते हैं? 27 देश जो है इसमें आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ये पूरी दुनिया में पहला ऐसा क्षेत्र, पहला ऐसा रीजन हो गया है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में सरकारी कायदे कानून बनाए हैं। अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कानून नहीं बनाए हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाले जितने भी देश हैं उन्होंने सबसे पहली बार पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में अपने अपने देशों में कानूनों की स्थापना करी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ। और अगर किसी कंपनी ने, ऐसी कोई कंपनी जो यूरोपियन संघ के क्षेत्र में काम कर रही है, अगर किसी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन कायदे कानूनों का हनन किया, वायलेशन किया, तो उस कंपनी को अपनी सालाना कमाई में से 7% जो है
पेनल्टी के रूप में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का आप लोग नाम, ये बन सकता है क्वेश्चन। अब आप देखिए, ये क्वालिटी करंट अफेयर्स आपके पास लाने के लिए मुझे काफी सारी चीजें सर्च करनी पड़ती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स आसानी से नहीं मिलती, कुछ तो बहुत ही बेतुकी सी रहती हैं। तो इतनी ज्यादा, क्योंकि अपने को तो एमपीपीएससी के हिसाब से पढ़ना है ना, कि एमपीपीएससी क्या क्या पूछती है 7 और 9 में। तो एआई के क्वेश्चन पूछ लेती है, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लेती है, साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेती है। तो हमें तो उसके नजरिए से जाना है। तो बिल्कुल अपने को भूलना नहीं है कि हम लोग किस एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जैसे कि ये देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से अमेरिका की नासा है, इंडिया की इसरो है। ऐसे ही यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऐसा तो इनका एक टेलीस्कोप है जिसका नाम क्या है? इनके टेलीस्कोप का नाम है गैया टेलीस्कोप। क्या नाम है? गैया टेलीस्कोप। गैया टेलीस्कोप। तो ये जो गैया टेलीस्कोप है ना, इस गैया टेलीस्कोप ने 2 स्टार्स ढूंढे हैं। क्या ढूंढे हैं? 2 स्टार्स। और ये जो 2 स्टार्स हैं, इनको माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि इन 2 स्टार्स ने मिलके ही इस ब्रह्मांड को बनाया था। ऐसे 2 स्टार्स की खोज करी है किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। और हिंदू ग्रंथों में माना जाता है कि इन 2 सितारों की नदियों ने मिलकर ब्रह्मांड को रचा था, पूरे यूनिवर्स को बनाया था। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को भी देखो, वो भी हिंदू माइथोलॉजी की किताबें पढ़ के बैठे हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये दोनों सितारों की जो गंगाएं हैं, इनका नाम क्या रख दिया है? एक का नाम रख दिया है शक्ति और दूसरे का नाम क्या रख दिया है? शिवा। इसीलिए मैंने खबर यहां पर अटैच करी है कि शक्ति और शिवा क्या हैं? तो ये स्टार्स हैं। स्टार्स की बेसिकली स्ट्रीम है, धाराएं। एक स्टार नहीं है, सितारों की धाराएं हैं। और ये शक्ति और शिवा नाम की जो सितारों की धाराएं हैं, इसके बारे में पता किसने लगाया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और हिंदू ग्रंथों के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, इन 2 सितारों की स्ट्रीम्स ने ब्रह्मांड की रचना करी थी। और इसीलिए इन्होंने नाम भी क्या रख दिया है? शक्ति और शिवा। तो बहुत, एक तो शक्ति शिवा नाम आ गया, और एक वो अंगारा 5 करके रॉकेट आ गया, जो कि नाम पूरा मैच हो रहा है इंडिया से। ठीक है, अच्छा दोस्तों, उसके बाद मैं 1 मिनट जरा थोड़ा सा पॉज लेना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखें क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वर्किंग ग्रुप ने, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के कार्य समूह ने कुछ किया है। क्या किया है? सुनिए। चंद्रयान 3, इसरो का जो चंद्रयान 3 है, और चंद्रयान 3 का जो लैंडर चंद्रमा के साउथ साइड पर उतरा था, तो जिस जगह पर वो उतरा था, वापस सुनना, चंद्रयान 3 मिशन था जिसके तहत जो लैंडर था, चंद्रमा की जिस जगह पर वो उतरा था, तो वो जगह इसरो के नजरिए से और इंडिया के नजरिए से काफी खास हो गई, काफी यादगार हो गई। क्योंकि भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने मून की साउथ साइड पर अपने लैंडर को उतारा था। आज तक कोई भी देश ये कर नहीं पाया था। तो उस जगह को इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम दे दिया गया है। और जो नाम दिया गया है दोस्तों, वो क्या नाम दिया गया है? स्टेशन शिव शक्ति। अब देखिए, जो शिव शक्ति है, ये 2 जगह आज की डेट में आपने पढ़ लिया। एक बार तो शिव शक्ति आपने तारों की धाराएं, यानी कि स्टार्स की स्ट्रीम, जिसकी खोज किसने की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एक तो वो नाम हो गया। और अब चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर जिस जगह पर उतरा था, उस जगह का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मंजूरी दे दी गई है? स्टेशन शिव शक्ति। तो ये देखिए, लैंडर जहां पर उतरा हमारे चंद्रयान 3 का, उस जगह का नाम क्या दे दिया गया? स्टेशन शिव शक्ति। बहुत गर्व की बात है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं क्या खबर अगली हमारे पास है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हिंदी में भी बता देता हूं, भारतीय जनसंचार संस्थान, शॉर्ट में क्या कहते हैं? IIMC। किससे संबंधित संस्थान है?
मास कम्युनिकेशन, जो मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, उससे संबंधित जो है ये संस्थान है। अब क्यों चर्चा में है? क्योंकि अब दोस्तों इस संस्थान को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। किस यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है? इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, मानद विश्वविद्यालय का दर्जा जो है इसको दे दिया गया है। अब वैसे तो ये यूनिट 7 और 9 दोनों में जगह पर कहीं फिट नहीं हो रही थी, पर मुझे फिर लगा कि यूनिट 9 के अंदर हम थोड़ा सा मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर वगैरह के बारे में, तो उस नज़रिए से शायद ये मास कम्युनिकेशन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए, तो मैंने इसको शामिल यहां पर कर लिया कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। तो दोस्तों ये जो आईआईएमसी है, इनकी जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। और इनके जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस के अलावा इनके 5 और कैंपस हैं। कहां कहां पर? तो जम्मू में है, अमरावती महाराष्ट्र में है, आइजवाल मिजोरम में है, कोट्टायम केरला में है, और धेनकनल उड़ीसा में है। तो एक नई दिल्ली का हो गया, 5 ये हो गए, तो 6 हो गए। तो इन सब जगह ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है लागू कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, मानद विश्वविद्यालय क्या होता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बेसिकली जब किसी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो जाता है, तब वो यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस, अपने यहां पर कौन सा कोर्स चलाना है वो, अपने यहां की फीस, अपने यहां पर टीचर्स की नियुक्ति, सब कुछ अपने आप डिसाइड कर सकती है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की खासियत होती है कि अब आप किसी पर निर्भर नहीं हो, अब आप अपने आप में ही एक सब कुछ संचालन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों खबर देखें क्या कहा जा रहा है यहां पर। इसरो, यहां पर देखो वापस से कौन से मिशन की बात आ रही है? गगनयान मिशन, जिसके तहत इसरो जो है क्रियो को, कुछ लोगों को जो है भेजेगा स्पेस में, है ना। तो बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो गगनयान मिशन में लोगों को तो बाद में बैठा के भेजेंगे। गगनयान मिशन की पहले क्या होगी? एक टेस्टिंग होगी, और जो इसकी टेस्टिंग है ना, वो दिसंबर 2024 में इसी वर्ष होनी है। तो जब इसकी टेस्टिंग होगी, तो टेस्टिंग के दौरान थोड़ी ना इंसानों को उसमें बिठा के भेज देंगे, रिस्क रहेगा। तो टेस्टिंग के दौरान बेसिकली क्या होगा? टेस्टिंग के दौरान भारत का जो फीमेल रोबोट है, जिसका नाम है व्योमित्र, इसको पहले भेजा जाएगा। जब टेस्टिंग की जाएगी, गगनयान मिशन की फ्लाइट की टेस्टिंग होगी, तो पहले उसमें इंसान को बिठा के नहीं भेज देंगे, रिस्क है। तो इसीलिए इंडिया का जो फीमेल रोबोट है व्योमित्र, पहले उसको भेजा जाएगा। समझ में आई कहानी आपको? व्योमित्र शब्द का, वैसे ये जो व्योमित्र शब्द है इसको संस्कृत से उठाया गया है, जस्ट ये फिर मैंने आपकी बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लगा दिया है। इसमें एक शब्द है व्योमा, व्योमा का मतलब होता है क्या? स्पेस। और दूसरा शब्द है इसमें मित्र, मित्र का मतलब क्या होता है इसमें दोस्तों? मित्र का मतलब होता है फ्रेंड। तो व्योमित्र का कंबाइंड मतलब क्या हो गया? अंतरिक्ष दोस्त, अंतरिक्ष का दोस्त। तो जो व्योमित्र है ना, ये नॉर्मल रोबोट नहीं है, ये एक रोबोट एस्ट्रोनॉट है, जिसको स्पेस में जाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट एक स्पेस रोबोट है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि व्योम का मतलब ही होता है स्पेस, अंतरिक्ष। तो व्योमित्र स्पेस रोबोट है। ओके, चलिए, तो गगनयान मिशन में इंसानों से पहले व्योमित्र स्पेस रोबोट को भेजा जाएगा, उसको बनाया इसीलिए गया है। अब दोस्तों आगे देखें, जापान और यूएस ने मिलके, जापान और किसने मिलके? यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलके दुनिया की सबसे पहली लकड़ी से बनने वाली सैटेलाइट पर काम चालू कर दिया है। ठीक है, मतलब आएगी, पेश होगी, अभी ये पेश हुई नहीं है, जल्द ही लॉन्च होगी। ये दुनिया की सबसे पहली लकड़ी यानी कि वुडन की बनी हुई सैटेलाइट होगी, और सारे एडवांस फीचर्स होंगे इसके अंदर। और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि स्पेस के अंदर जो डेब्रिस है, स्पेस डेब्रिस समझ लो, स्पेस डेब्रिस मतलब स्पेस में कचरा बहुत है। जैसे आपकी कॉलोनियों में, सड़कों में, शहर के बाहर कूड़ेदान होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कचरा हो चुका है। इतनी सैटेलाइट्स घूम रही हैं अर्थ के आसपास, इतनी सैटेलाइट्स घूम रही हैं अर्थ के आसपास कि बहुत सारा स्पेस डेब्रिस है।
कभी गूगल पे लिख के देख लेना स्पेस डेब्रिस अराउंड अर्थ, तो आपको इतना कचरा दिखेगा, स्पेस में भी भयंकर कचरा है। तो उस कचरे से निजात पाने के लिए अब काय की सैटेलाइट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लकड़ी की सैटेलाइट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहां पर सबसे बड़ा काम ये होगा इस सैटेलाइट को हल्का बनाना, क्योंकि लकड़ी है, हैवी हो सकती है ना, और लकड़ी है तो टूट भी सकती है, तो मजबूत भी रखना है, हल्का भी रखना है। दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट होगी। जापान का मेन रोल है, यूएस जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। इस सैटेलाइट का नाम क्या रखा जाएगा? तो इस सैटेलाइट का नाम रखा जाएगा लिंगोसैट प्रोब। क्या नाम रखा जाएगा इसका? लिंगोसैट प्रोब। लिंगोसैट प्रोब तो याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। आगे दोस्तों हमारे पास क्या खबर है, आइए देखते हैं। गगनयान मिशन वापस से आ गया दोस्तों चर्चा में। गगनयान मिशन लगातार चर्चा में आ रहा है, बार बार चर्चा में आ रहा है, तो क्वेश्चन बनने के चांस हैं, इसमें बहुत ज्यादा चांस हैं। गगनयान मिशन के अंदर कौन सा इंजन यूज किया जाएगा, ये आपके यूनिट 7 के नजरिए से ज्यादा जरूरी है। इंजन का नाम ही तो याद रखना है। अब आप कहो सर इंजन का नाम थोड़ी ना पूछेगा, क्रायोजेनिक इंजन है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है क्रायोजेनिक इंजन, तो ध्यान से एक नाम ही तो याद करना है, कौन सा कष्ट आ जाएगा। तो गगनयान मिशन के अंदर कौन सा क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जाएगा? तो CE-20 है ना। याद रख कैसे रख सकते हैं, गगनयान मिशन में बहुत तेज इंजन लग रहा है, तो तेज इंजन T20 की स्पीड से चलेगा, है ना। और T20 की स्पीड से IPL में एक टीम भी है चेन्नई, तो CE-20 याद रखना जरूरी है, ठीक है, पता होना जरूरी है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। उसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहां पर रोल है। दोस्तों रिलायंस कंपनी ने भी अपना एक AI लॉन्च कर दिया है। गूगल पर सिर्फ इतना टाइप करके देखना हनुमान, तो हनुमान के आगे AI ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है, कुछ नहीं है, चैट जीपीटी की तरह है। क्वेश्चन पूछ लो इससे टेक्स्ट टाइप करके, तो बस आंसर दे देता है। और चैट जीपीटी की तुलना में थोड़ा ढीला ही है, स्लो ही है ना, तो अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है। परंतु दोस्तों ये इंडिया का सबसे पहला स्वदेशी AI है, और नाम क्या रखा गया है? हनुमान। और इस AI को बनवाया किसने है? तो इस AI को बनाया है भारत जीपीटी कंपनी, और सपोर्ट कहां से लिया गया है? चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी तो है ही खैर फादर है सारे AI का, सबसे पहले इसी ने कहानी की शुरुआत करी थी। चैट जीपीटी से सपोर्ट जरूर लिया गया है, लेकिन बनाया किसने है? भारत जीपीटी। अब आप कहोगे सर अभी तो कह रहे थे कि रिलायंस ने बनाया है। अरे भारत जीपीटी रिलायंस का ही है, भारत जीपीटी में रिलायंस का पैसा ही लगा हुआ है, तो सामने मैंने लिखा तो है कि हनुमान AI को बनाया किसने है? बनाया किसने है? तो बनाया है भारत जीपीटी। और भारत जीपीटी में पैसा किसका लगा है? रिलायंस। दिमाग किसका लगा है? IIT बॉम्बे। तो इन्होंने मिलके भारत जीपीटी के नाम के अंडर में हनुमान AI को तैयार किया है, ठीक है। भारत का ये पहला AI है हनुमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 9 के नजरिए से बिल्कुल बवाल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए दोस्तों उसके बाद आगे देखें, आगे क्या कहते हैं। दोस्तों एक स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है ओडिसी। क्या नाम है? ओडिसी। तो ओडिसी बेसिकली क्या है कि एक लैंडर है। क्या है? लैंडर, जो मून की सतह पर उतरा है। जैसे चंद्रयान 3 में लैंडर उतरा था मून की सरफेस पर, बिल्कुल वैसा ही ये है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने 1972 में अपना अपोलो मिशन भेजा था, है ना। कौन सा मिशन भेजा था? अपोलो मिशन। और 1972 के बाद, मतलब अपोलो मिशन में उन्होंने चांद पे इंसान उतार दिए। और आज भी लोग डाउट करते हैं कि अरे नहीं वो तो स्टूडियो के अंदर एक शूटिंग हो गई थी बस। ऐसा नहीं है, कई सारे प्रूफ भी हैं, कई सारी खुफिया एजेंसीज ने पूरा प्रयास किया इस चीज का, मतलब इस झूठ के ऊपर से पर्दाफाश करने का, लेकिन किसी को कोई प्रूफ मिला नहीं। वास्तविकता में अमेरिका ने ये चीज करी, आपको खूब पढ़ना चाहिए इसके बारे में, बहुत क्यूरियोसिटी वाली चीज है, बहुत रहस्यमयी चीज है कि सच में वो चीज हुई थी या नहीं हुई थी। तो समझो मेरी बात को, 1972 में अमेरिका ने अपना अपोलो मिशन भेजा, इंसान उतार दिए चंद्रमा पर। लेकिन उसके बाद से 1972 से आज तक
जो नासा है, जो अमेरिका है, वो चांद की सतह पर उतर नहीं पाए। इंसानों को छोड़ो, अपना एक लैंडर भी नहीं उतार पाए। तो ऐसा उनको हल्का मत समझना कि उनमें कोई कमी आ गई 1972 में, वो ज्यादा दिमाग था, समय के साथ उनका दिमाग कम होता चला गया। भैया वो मार्स पर अपना लैंडर उतार चुके हैं। कहां पर? मार्स पर, जिसके हम ख्वाब ही ख्वाब देख रहे हैं। मार्स पर अपने लैंडर उतार चुके हैं वो। तो वो तो उन्होंने समय लिया है क्योंकि उनको चांद पर उतरना था नहीं, कोई पर्पस नहीं था उनके पास उतरने का। वरना वो मार्स पर उतार सकते तो चांद पे क्यों नहीं उतार सकते? अब वो तो चंद्रयान 3 का लैंडर उतर गया, और वो भी मून के साउथ वाले पोर्शन में उतर गया। तो भैया अमेरिका ने भी कहा कि नहीं भैया अब तो उतारना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। उन्होंने तो उतार दिया, मजे मजे में उतार दिया। तो ये जो ओडियस ओडियस ओडिसियस सॉरी जो ओडिसियस नाम का जो लैंडर है, ये पहली बात तो पूरी तरीके से नासा ने नहीं उतारा। ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसने उतारा है। प्राइवेट स्पेस कंपनी का नाम क्या है? यहां पर लिखा हुआ है क्या? प्राइवेट स्पेस कंपनी का नाम, द लैंडर मॉड्यूल ऑफ ओडिसी नोन एज, अच्छा लैंडर का नाम है नोवा सी। जो लैंडर है, लैंडर का नाम है नोवा सी, और मिशन का नाम है ओडिसियस। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। मिशन का नाम है ओडिसियस, और इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर जो लैंडर उतरा है उसका नाम है नोवा सी। और भारत के बाद, इंडिया के बाद, ये जो नोवा सी है, ये दूसरा लैंडर बन गया है चंद्रमा की कौन से पोल पर उतरने पर? साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा लैंडर बन गया है, आफ्टर विच मिशन इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है। अब ये मुझे इसकी जो प्राइवेट जो स्पेस कंपनी है, वैसे तो आपकी कोई मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ मैंने पढ़ा था ह्यूस्टन, अमेरिका में जो ह्यूस्टन की जगह पर एक कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया। स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसके थ्रू जो है ओडिसी मिशन को अंजाम दिया था उन्होंने। तो ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो अमेरिका 1972 के बाद चंद्रमा पर गया है, दूसरा ये पहला ऐसा मिशन है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको, और नहीं मतलब ये पहला ऐसा मिशन है जहां पर एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने, किसने? एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने, सरकारी नहीं, प्राइवेट स्पेस कंपनी ने चंद्रमा की सतह पर किसी लैंडर को उतारा है। क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने मून के ऊपर लैंड करवाया है वो सारी अलग अलग देश की सरकारी स्पेस एजेंसी हैं, प्राइवेट कंपनी कोई सी भी नहीं थी। प्राइवेट कंपनी ये पहली बन गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो लैंडर का नाम याद रखना, मिशन का नाम याद रखना, और अमेरिका के थ्रू जो है इसको अंजाम दिया गया। ऐसा नहीं है नासा का कोई रोल नहीं है, नासा ने भी अपना जो है इसमें रोल दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ड्रोन्स आप देख रहे हैं, ड्रोन्स को उड़ाने के लिए जो पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी यहां पर, तो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया है। बस इतना यहां पर फैक्ट है। तो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की जो जगह बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? आईआईटी गुवाहाटी। 18 एकड़ में फैली है जगह। कितनी एकड़ में? 18 एकड़ में, बहुत बड़ी जगह है। ओके, बस ये तो इतना ही था यहां पर इसमें। और देखें और क्या है। तो दोस्तों अगली खबर क्या कह रही है कि इसरो का 17 साल पुरानी जो सैटेलाइट है कार्टोसैट 2, अब इसको रिटायर कर दिया गया है। इस सैटेलाइट को इसरो ने 10 जनवरी 2007 में लॉन्च किया था, और 17 साल की बहुत ही उन्नत सेवा देने के बाद अब इसको कर दिया गया है रिटायर। तो बस याद रखिएगा कार्टोसैट 2, ठीक है। नाउ दिस सैटेलाइट इज रिटायर्ड। कार्टोसैट 2, मैंने कहा था ना आज मैं आपके लिए ऑलरेडी खूब भर भर के खबर ले आया हूं। ये मेरे ख्याल समझता हूं ये आखिरी खबर रहेगी आज की। जी हाँ, ये आज की आखिरी खबर है दोस्तों। क्या कह रहा है यहां पर? क्या कह रहा है यहां पर? ये कह रहा है कि चेन्नई में एक जगह है जिसका नाम है एनोर। तो यहां पर जो है अमोनिया गैस का लीक हो गया था, और अमोनिया गैस एक बहुत ही जहरीली गैस है, और कोई किसी की जान तो नहीं गई,
लेकिन 50 से ज्यादा लोग जो है एडमिट जरूर हो गए थे, उनकी हालत गंभीर सी हो गई थी। अब आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन पढ़ा रहे हो आप। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी यूनिट नंबर 7 में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, डिजास्टर वाले क्वेश्चन आते हैं। 2020 का जब प्री हुआ था ना, प्रूफ दे देता हूं मैं तुमको, टेंशन मत लो। 2020 का जब प्री हुआ था तो इसमें एक क्वेश्चन 2020 वाले में नहीं, 2000, हाँ 20 या 21 में एक क्वेश्चन आया था। 20 या 21 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 20 या 21 में क्वेश्चन जरूर मुझे याद है। विशाखापट्टनम यानी कि जो वाइजैग में गैस लीक हुई थी और लगभग 17 से 20 लोग इसमें मारे भी गए थे। एलजी कंपनी का पॉलीमर प्लांट था जहां पर प्लास्टिक वगैरह बनती है, एलजी कंपनी का पॉलीमर प्लांट था वाइजैग में। तो यहां पर एक गैस, एक केमिकल रहता है जिसका नाम रहता है स्टाइरीन, तो इसका लीक हो गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था साहब, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया कि अमोनिया गैस लीक रिसेंटली कहां पर हुआ था, चेन्नई के एन्नौर इलाके में हुआ था, और अमोनिया एक जहरीली गैस है। तो जब ये क्वेश्चन आ सकता तो ये क्यों नहीं आ सकता भला। दोनों ही गैस लीकेज के हैं, दोनों ही डिजास्टर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ आज का लेक्चर होता है आपका समाप्त। मुझे बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मैंने कहा ही था, मैंने कम से कम 2 लेक्चर्स का माल इस लेक्चर में कंबाइंड कर दिया है, क्योंकि मैं आज से 2 दिन पहले लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, ड्यू टू सम सिचुएशंस नहीं कर पाया था। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आज का और आगे का माल दोनों कंबाइन करके एक साथ लेक्चर में दोस्तों डिलीवर कर देंगे। तो इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप उस बुक लिस्ट को फॉलो नहीं करते हो जो मैंने आपको बताई है प्री 2025 के लिए, कोई मतलब ही नहीं है इस क्रांति यूट्यूब बैच को देखने का, क्योंकि जब तक आपका मूल बुक लिस्ट ही आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो ये क्रांति यूट्यूब बैच का एक्स्ट्रा माल लेके क्या करोगे। तो एक तरफ अपनी बुक लिस्ट फॉलो करो जो हमने बताई है, एक तरफ क्रांति यूट्यूब बैच को फॉलो करो। तो जब ये बुक लिस्ट और ये क्रांति यूट्यूब बैच का एक्स्ट्रा माल दोनों कंबाइन होंगे तो आपका प्री 2025 का रास्ता काफी स्मूथ जाएगा, स्मूथ। और साथ ही साथ मेंस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, वरना बाद में समय नहीं मिलेगा। बिना मेंस पढ़े प्री की तैयारी करके क्रैक कर भी लोगे, व्यर्थ है, बर्बाद है। लेकिन तुम्हारे अंदर जिद है कि नहीं मेंस गया भाड़ में, मेंस होगा नहीं होगा वो अलग बात है, हमको तो बस प्री क्लियर करना है। तो अगर तुम्हारी ये जिद है तो सिर्फ प्री करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लग जाओ भिड़ जाओ, ठीक है। चलिए आज के लिए मुझे दीजिए आप लोग सभी इजाजत। अगले लेक्चर में मुलाकात करूंगा और जल्द ही मुलाकात करूंगा आपसे, ओके। मतलब ये लेक्चर जब आप देख रहे हो, ये लेक्चर जब अपलोड होगा तो इसके विद इन 2 डेज मेरा दूसरा लेक्चर इसी सीरीज पे मिलेगा। अब हम इस सीरीज को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, तो करंट अफेयर्स का माल मैंने ठीक ठाक पूरा ऑलमोस्ट बना लिया है। अब मैं फटाफट उसको बढ़िया प्रिपेयर करके आपके लेक्चर जो है आपको डालता रहूंगा, और अपने क्रांति यूट्यूब बैच का सफर यूं ही बरकरार रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।